सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली जीएसटी का एक चैप्टर जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और सीए इंटरमीडिएट के लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो एडजस्टमेंट होता है उसको समझने में दिक्कत होता है। इसको सिर्फ सीए इंटर के नहीं, इसको बीकॉम लेवल के भी जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में ये आता है वो भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट सेम ही है कि नहीं, बस क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन का पैटर्न में डिपेंड करता है। वो सीए का एग्जाम में अलग तरीके से आते हैं और बीकॉम में अलग तरीके से आते हैं। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगे तो एक हमारा जो आता है आरसीएम, जिसको हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। ये होता क्या है, जल्दी से इसका ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि ये होता क्या है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी में हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ज्यादातर देखा जाए तो जो जीएसटी होता है ना, वो जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। तो बेसिकली क्या होता है, आरसीएम एक ऐसा टॉपिक होता है ना जिसमें क्या कुछ नोटिफाइड ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या होता है जो रिसिपिएंट होता है गुड्स एंड सर्विस का, वो जाके गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है स्टार्टिंग आरसीएम। तो आरसीएम में क्या होता है, नोटिफाइड गुड्स होते हैं और नोटिफाइड सर्विस होते हैं। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस होते हैं। तो जो नोटिफाइड गुड्स है वो सीए इंटर के लेवल में नहीं है, वो सीए फाइनल के लेवल में और बीकॉम लेवल में ये पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली इसमें पढ़ेंगे वो हम लोग जो है नोटिफाइड सर्विस के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें बीकॉम लेवल और इंटर में आते हैं। तो पहला हम लोग का है स्पॉन्सरशिप सर्विस। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी स्पॉन्सर करवाता है तो स्पॉन्सरशिप सर्विस के हिसाब से आरसीएम लगता है। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में जैसे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन है, बेसिकली क्या है एनी पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है। वो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है, तो उसमें आंख बंद करके आप आरसीएम लगा देना। ठीक है, उसमें आरसीएम लगा देना। और अगर एनी पर्सन अगर कोई अदर पर्सन को दे रहा है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो उसमें एफसीएम लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी पर्सन, ये एनी पर्सन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये जो एनी पर्सन होता है, ये एनी पर्सन जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे क्या होता है, देखो अच्छे समझना, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है ना, देखो बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तब एफसीएम लगेगा। याद रखना, बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप का सर्विस दे रहा है तब उसमें एफसीएम लगेगा। लेकिन और कोई भी केस हुआ है कि नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट अगर पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है आरसीएम लगा देना, अगर एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है या पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो आरसीएम लगा देना है कि नहीं। तो इस हिसाब से स्पॉन्सरशिप का बस इतना ही और कुछ नहीं है। स्पॉन्सरशिप सर्विस होगा ना तो क्वेश्चंस में बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एनी पर्सन ऐसे करके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो आपका स्पॉन्सरशिप सर्विस यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है डायरेक्टर सर्विस टू कंपनी। 3 पॉइंट आता है, एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और तीसरा अलग होता है, इसको हम लोग बाद में समझते हैं। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर बेसिकली कंपनी का इंप्लॉय होता है, जो कि होल टाइम जो काम करते हैं ना कंपनी में इंप्लॉय वही होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो इंप्लॉय ऑफ ए कंपनी होता है तो वो इंप्लॉय अपना सर्विस देता है अगर कंपनी को, तो कंपनी क्या देती है उसको सैलरी देती है। तो बेसिकली जीएसटी का ये पार्ट ही नहीं, शेड्यूल 3 में वो एग्जेम्प्ट है कि नहीं। तो बेसिकली यही हुआ कि जो सैलरी होता है उसमें तो इनकम टैक्स में जो सैलरी का चैप्टर होता है ना, सैलरी हेड, तो उसमें टैक्सेबल हो जाता है, जीएसटी से कोई लेना देना है ही नहीं उसका। ठीक है ना, तो वैसे एक्सक्लूड हो जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपना सर्विस देता है कंपनी को, तो उसके बदले में कंपनी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फीस देती है ना, फीस देती है। उसका रेम्युनरेशन क्या होता है, उसको फीस बोलते हैं। तो उसमें हम लोग का आरसीएम लगेगा। बस ये एक ही टॉपिक आता है इसमें, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा, उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गिव सर्विस टू कंपनी, ऐसे क्वेश्चन रहेगा है ना, और सर्टेन अमाउंट रहेगा, तो उसमें अपन लोग को समझ लेना है आरसीएम लगेगा इसमें, है कि नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ही इसमें आता है। ठीक है, और अगर मानो कि जैसे कोई भी डायरेक्टर हुआ कंपनी का, वो कंपनी को क्या कर रहा है कि अपना जो कैपेसिटी है ना, डायरेक्टरशिप का कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को हट के और कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसका डायरेक्टर का सर्विस क्या है, कंपनी को मैनेज करना है कि नहीं, वैसे है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, ये कुछ काम ही नहीं, फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस है ही नहीं उसका। फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि एक काम करो ना, इसका ये वाला काम है ना, ये वाला काम ना मेरे यहाँ एक रेंट में दे रहा हूँ घर, मतलब मेरा एक प्रॉपर्टी है, वहां जाके आप तुम अपना काम करो, मतलब अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो दे रहा है ना, तो उसमें हम लोग जो है एफसीएम लगा देंगे, उसमें आरसीएम लगेगा नहीं। ठीक, ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा आता है आपका इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट। ये इंश्योरेंस एजेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्टूडेंट लोग को ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये वाला पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, क्या इंश्योरेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, इंश्योरेंस एजेंट का, इंश्योरेंस सर्विस का, तो इसमें किस हिसाब से करना, देखो याद रखना, कुछ भी हो इंश्योरेंस का क्वेश्चन हो तो उसमें आरसीएम कैसे लगेगा, कुछ भी हो, बस एक चीज याद रखना कि तुम्हारा इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन में तुम्हारा हमेशा का हमेशा टैक्स जो है, हमेशा का हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स इंश्योरेंस कंपनी ही देगा। इसमें 2 ही केस बनता है, देखो केस 1 केस 2। इसमें क्या होता है, हमेशा का हमेशा इंश्योरेंस कंपनी देगा,
जी टैक्स देगा गवर्नमेंट को। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस एजेंट है, तो इंश्योरेंस एजेंट जब इंश्योरेंस कंपनी को अपना सर्विस देता है, कैसे देता है? इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो इंश्योरेंस एजेंट को हायर करता है। इंश्योरेंस एजेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर लेके आता है। तो जब कस्टमर लेके आता है तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस एजेंट। कैसे कि इंश्योरेंस एजेंट जाके भाई कस्टमर को लेके आ रहा है, तो सर्विस तो इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है कंपनी को। तो इंश्योरेंस एजेंट जब कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस एजेंट क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर, और इंश्योरेंस कंपनी हो गया सर्विस रिसिपिएंट। तो बेसिकली हम लोग का आरसीएम कब लगता है? सर्विस रिसिपिएंट में लगता है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि भाई इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन में हमेशा इंश्योरेंस वाला में इंश्योरेंस कंपनी ही देगा। तो इसमें सर्विस रिसिपिएंट कौन है? ये है। तो सर्विस रिसिपिएंट अगर ये है इंश्योरेंस कंपनी, तो दिमाग लगाओ भाई कौन टैक्स दे रहा है? भाई इसमें तो सर्विस रिसिपिएंट दे रहा है टैक्स, तो आरसीएम इसमें लग जाएगा। समझ गए ना? सर्विस रिसिपिएंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी ही टैक्स देता है सरकार को, तो याद रखना आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि हमेशा इंश्योरेंस कंपनी देगा। उसका दूसरा केस आता है इंश्योरेंस कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर जो है सर्विस रिसिपिएंट। कैसे? कस्टमर इंश्योरेंस एजेंट जाके इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एजेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाके कस्टमर दे दिया। अब कस्टमर दे दिया तो कस्टमर अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देता है कि भाई वो इंश्योर्ड रहे, है कि नहीं? वो इंश्योर्ड रहे। तो जो इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जब कस्टमर को सर्विस दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर, और ये कस्टमर जो है सर्विस ले रहा है तो सर्विस रिसिपिएंट। तो इसमें सर्विस रिसिपिएंट दे रहा है नहीं, क्यों? मैंने इसको बोला था कि हमेशा का हमेशा इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देता है कि नहीं? तो इस केस में क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को ना सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसमें डायरेक्टली एफसीएम लग जाएगा, क्योंकि सर्विस रिसिपिएंट नहीं दे रहा है टैक्स सरकार को, तो इसलिए हम लोग जो है इसमें आरसीएम लगाते नहीं है। ये हो गया। इसमें बस यही आता है और कुछ नहीं आता, बस यही है कि भाई इसमें तुम्हारा जो कैरेक्टर दे देगा ABC या कोई कंपनी का नाम ऐसे करके कोई जो है तुम्हारा दे देगा, और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? इसमें दो ही केस बनता है और तुम्हारा बस वो नाम रहेगा कोई भी पर्सन का, ठीक है? तो ऐसे होता है। उसके बाद रिकवरी एजेंट, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ नहीं है। रिकवरी एजेंट में क्या होता है? रिकवरी एजेंट अपना सर्विस, रिकवरी एजेंट मतलब क्या होता है? वो क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोन लेता है, अगर बैंक से कोई लोन लेता है, तो बैंक से कोई लोन लेता है, तो अगर बैंक को अगर वो लोन नहीं दे पाता, तो वो रिकवरी एजेंट को भेजता है, जाके वहां से गुंडागर्दी करके वो पैसा लेके आता है, ठीक है ना? तो रिकवरी एजेंट अगर बैंक को दे रहा है, एनबीएफसी को दे रहा है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है अपना सर्विस, तो इसमें आरसीएम लगेगा, और अदर पर्सन को दे रहा है तो एफसीएम लगेगा, ठीक है? उसके बाद फिर 5वां पॉइंट आता है तुम्हारा सर्विस ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर। बीएफ मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर, और बी और सी मतलब होता है तुम्हारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये मैं तुमको एक साथ समझाऊंगा, ठीक है ना? इसको कनेक्ट भी करूंगा जिससे तुमको समझ में आए क्या होता है। बेसिकली इसमें ना बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट को समझने में, है कि नहीं? तो तुमको इजिली समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान समझना, बस एक बात याद रखना, बिजनेस पहले आता है बिजनेस फैसिलिटेटर, फिर आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो हमेशा दिमाग में ऐसे रखना, बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से छोटा होता है, ये दिमाग में रखना। क्या? बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? देखो बिजनेस फैसिलिटेटर ऐसे मतलब एज जोक सपाट आप समझना, ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में याद रहेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर है तो पहले 5 नंबर है बिजनेस फैसिलिटेटर का सर्विस जो बैंक को दिया, उसका सर्विस जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को दिया, ठीक है? तो देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला बहुत बड़ा है ना, तो ये समझना इसका ज्यादा बड़ा है, ठीक है? और ये बिजनेस फैसिलिटेटर छोटा होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर छोटा होता है, ऐसे समझना, ठीक है? तो जब अगर मानो क्या होता है कि दोनों के केस में अगर मानो कि बिजनेस फैसिलिटेटर दो या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दो, बैंक को ही देगा, ये भी बैंक को देगा, देखो ये भी बैंक को देगा, ये भी बैंक को देगा, है कि नहीं? तो ये दोनों जो बैंक को ही देगा सर्विस, तो बेसिकली क्या होता है जब रूरल ब्रांच में देगा, मतलब बैंक जो है रूरल ब्रांच में गांव देहाती इलाका में, है कि नहीं? ऐसे समझना। तो उसमें एग्जाम तो उसमें से पैसा क्यों लेगा? वहां तो पैसा है ही नहीं, तो इसलिए एग्जाम होता है वहां। तो इस केस में रूरल ब्रांच में भी दे रहा है, और इसमें भी अगर आपका जो है रूरल ब्रांच में दे रहा है तो एग्जाम है, इसमें भी रूरल ब्रांच में दे रहा है, इसमें भी रूरल ब्रांच में दे रहा है, तो एग्जाम है। याद रखना रूरल का नाम आ जाए ना, रूरल में दिया है तो एग्जाम है, ठीक है? अब बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? अगर अर्बन ब्रांच में, तब इसमें आरसीएम लगेगा, ठीक है? तो बिजनेस फैसिलिटेटर जो है अगर मानो तुम्हारा रूरल ब्रांच में दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, और अगर अर्बन ब्रांच में दे रहा है तो आरसीएम है। बस इसमें इतना ही खेला और कुछ नहीं, इसमें कैरेक्टर जोड़ के आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना? बस इसमें इतना ही है। 6 में क्या है कि बिजनेस फैसिलिटेटर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है तुम्हारा बैंक को सर्विस दे रहा है, तो वो क्या होता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो कोई कहानी बताता हूँ। बैंक हो गया, बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को बोलता है कि भाई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे लिए ना कोई कस्टमर लेके ना, मेरे पास कस्टमर का कमी है। बोला ठीक है हम लेके आ जाएंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बहुत बड़ा है, तो वो बोलता है ठीक है मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो वो अपने अंडर में हायर रखता है काफी सारे एजेंट को, एजेंट देता है। तो एजेंट क्या करता है? कस्टमर को लेके आता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देता है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो जाके जो है बैंक को दे देता है।
तो इस केस में क्या होता है, तुम्हारा बैंक इसको बोला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, ये जाके इसको ये क्या बोला, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपना एजेंट को बोल दिया, वो इसको दे दिया। तो बेसिकली क्या होता है, दो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें, दो जन के बीच में हुआ, एक तो बैंक और कॉरेस्पॉन्डेंट के बीच में हुआ, और एजेंट और मतलब अपना एजेंट के बीच में और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बीच में हुआ, ठीक है ना। तो पहले बैंक और इसका बात करते हैं, बैंक और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बीच में। अगर देखो रूरल में देगा तो इसमें भी एग्जेम्प्ट है, इसमें भी एग्जेम्प्ट है और ऊपर भी एग्जेम्प्ट है। रूरल का तो बात ही नहीं, अर्बन का बात करते हैं। याद रखना, बैंक का और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का अगर ट्रांजेक्शन होता है बीच में, तो जो भी पैसा होगा वो एफसीएम में टैक्सेबल लगेगा, ठीक है ना, एफसीएम में लगेगा, ठीक है, याद रखना एफसीएम में लगेगा। और इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो एजेंट वाला है, एजेंट वाला केस जो होता है इसमें अलग से जो है, इसमें क्या होता है तुम्हारा जो है आरसीएम लगेगा। मतलब क्या हुआ, इनके बीच में, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंक के बीच में जो और ट्रांजेक्शन होगा उसमें क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा एफसीएम लगेगा। यानी कि तुम्हारा ये कौन हुआ, बैंक कौन हुआ, सर्विस रिसिपिएंट हुआ। क्यों, क्योंकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उसको क्लाइंट लेके आ रहा है, तो बिजनेस बैंक क्या हुआ, बैंक क्या हुआ, बैंक बेसिकली बिजनेस बैंक क्या हुआ, बैंक बेसिकली रिसिपिएंट हुआ, क्योंकि क्लाइंट ये ले रहा है। तो जब ये रिसिपिएंट हुआ और ये कौन हो गया, ये प्रोवाइडर हुआ, तो इसमें कौन दे रहा है, अर्बन में एफसीएम लग रहा है, इसमें एफसीएम लग रहा है। तो इसका मतलब ये रिसिपिएंट है, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है, प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइडर दे रहा है, क्योंकि एफसीएम में प्रोवाइडर देता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इसमें टैक्स देगा, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें आरसीएम लगा है, आरसीएम यानी कौन है, ये इसको दे रहा है, मतलब ये रिसिपिएंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो इसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तुम्हारा जो है टैक्स देगा सरकार को।